Morning students, this is class 10th and today we are going to start the revision of real numbers. Okay. In previous classes you have learned many things about real numbers, like those numbers which can be represented on the number line is called real numbers, and real number is also categorized into two parts such as rational number or irrational number. In this section we will discuss more, as this class is revision, so definitely you know many things about this chapter. Now today we will discuss about lemma, algorithm, Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm, fundamental theorem of arithmetic, about SCF and LCM, composite number, okay, irrational numbers, and so on. So let's see. So our very first topic is what is lemma. Okay, lemma. Maximum students knows about lemma. तो लेमा क्या है? यह एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है. ये किसी अनदर स्टेटमेंट को, किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के काम आता है. ओके, तो व्हाट इज़ लेमा? इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट. ये पहले से ही सीधी बात है. ओके, इट इज़ प्रूवन स्टेटमेंट used to proving an other statement. इसका मतलब क्या है? जहाँ पर भी लेमा की बात होगी उसे केवल आपको मेमोराइज रखना होगा कि हाँ ये बात होती है. ओके, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं. हाँ, इसका इस्तेमाल आप दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो लेमा इस बुक में है वो क्या है भाई? यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. ओके, व्हाट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा? For any two positive integer, for any two positive integers a and b, there exist two unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equal 0 and less than b. ओके, तो ये एक स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का, जिसे आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? जैसा कि बचपन में आपने कंसिडर किया होगा या प्रीवियस क्लासेस में कि जनरल जो डिवीज़न होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल 26 को अगर 5 से डिवाइड किया जाता था तो इसमें रिमाइंडर 1 आता था. ओके, तो इसमें जो है कि हर डिजिट का अपना एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर, और इनको एक पैटर्न पे लिखा जाता है. वो पैटर्न क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ओके, इसका मतलब कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आपको दो नए यूनिक नंबर मिलेंगे. एक क्या होगा? एक आपका कोशेंट होगा q, और दूसरा क्या होगा? रिमाइंडर r. इसीलिए यहाँ पर वर्ड होल नंबर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि होल नंबर 0 to इन्फिनिटी होता है, इसीलिए रिमाइंडर 0 भी आ सकता है. ओके, जैसे यहाँ पर अगर 25 होता तो रिमाइंडर हमारा क्या आता? 0 आता. तो इसी फॉर्मेट को हमने ऐसे लिखना है. तो डिविडेंड यहाँ पर क्या है? a है, डिवाइज़र क्या है? b है, कोशेंट q है और रिमाइंडर r है. ओके, इस चीज़ को आपको जो है याद रखना है. Now the next topic is algorithm. What is algorithm? It is a steps to use
or solve some certain problem. So we can write algorithm is a well defined steps which is used to solve some certain problems. ओके, तो ये एक प्रकार का जो है कि मेथड होता है. इट इज़ अ मेथड, एल्गोरिथम इज़ अ मेथड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. ओके, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. व्हाट इज़ यूक्लिड्स एल्गोरिथम? यूक्लिड्स डिवीज़न algorithm. Euclid's division algorithm is a technique to compute the SCF of any two positive integer. Okay, it is a technique to compute the SCF of any two positive integers. ओके, तो यहाँ पर आप यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा. ये केवल एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर का SCF पता करेंगे. ओके, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से A and B. ओके, where A is greater than B. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन. यूज यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ 135 एंड 225. तो यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है. आप इसको मान सकते हैं A इज़ इक्वल टू 225 एंड B इज़ इक्वल टू 135. ओके, हियर 225 इज़ ग्रेटर देन 135. तो अभी आप क्या करेंगे, आप जनरल इसका डिवीज़न इस तरीके से करेंगे. 225 इज़ डिवाइडेड बाय 135. ओके, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम. सो 135 विच गिव अस 9. ओके, विच गिव अस 9. आप देख सकते हैं 12 में से 3 जाएगा तो 9 मिलेगा. अब इस डिवीज़न में, इस टेक्निक में आपको क्या इस्तेमाल करना है? जो हमारा रिमाइंडर होगा, ओके, वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा डिवाइज़र बन जाएगा. और जो डिवाइज़र होगा वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा. तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है. ओके, लिसन अगेन, कि जब भी आपको SCF पता करना हो और आप डिवीज़न करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा. ओके, सो 135 अगेन हम इसको एक स्टेप डिवाइड करेंगे. 1 जा 90, 5 एंड 4. अगेन से रिमाइंडर 45 एंड डिवाइज़र 90. तो डिवाइज़र क्या बन जाएगा? डिविडेंड. और 45 2 जा 90. और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा ज़ीरो ना आ जाए. अब इनको किस फॉर्मेट में लिखना है आइए देखते हैं. ओके, आप करेंगे क्या? 225 इज़ इक्वल टू, या आप यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके, A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो इसमें आप A क्या है पहले स्टेप में 225, B क्या है 135 इंटू R क्या है, Q क्या है 1 है ना, प्लस R क्या है भाई 90. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या हो जाएगा? स्टेप 2 में आप देखेंगे 90 आपका क्या हो जाएगा? 135
डिविडेंड 90 आपका डिवाइज़र, रिमाइंडर 45। फिर से स्टेप 3 में 90 आपका डिविडेंड, 45 आपका डिवाइज़र, मल्टीप्लाई बाय 2, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ क्या होगा, डिवाइज़र। ओके, हेंस एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ओके, तो यहाँ पे एचसीएफ हम लोगों ने पता कर लिया, इन दोनों का क्या है 45। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसीजर को डायरेक्ट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे तो आपके पास एक पैटर्न क्लियर रहेगा। ओके, नाउ दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, okay, where q is some integer। इस टाइप के क्वेश्चन से अक्सर आप घबराते हैं, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थियरी बेस्ड होते हैं। ध्यान दीजिए क्या करना है। सबसे पहले आप मान लेंगे लेट द पॉजिटिव ऑड नंबर, द पॉजिटिव ऑड नंबर और इंटीजर बी ए, है ना, एंड ए इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, ए इज डिवाइडेड बाय 6 मान लिए, एंड ए इज डिवाइडेड बाय 6, देन वी विल गेट Q and R. Okay, so by applying Euclid's division lemma, तो यहाँ हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को अप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या आता है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर b क्या होगा हमारा, b हमारा डिवाइज़र 6 होगा। सो a इज़ इक्वल टू 6q प्लस आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। सो रिमाइंडर क्या होगा भाई, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइज़र से छोटा होगा। इसका मतलब रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात ऑड नंबर की कर रहे हैं, तो ऑड नंबर के लिए हम जो है क्या क्या कंसिडर करेंगे, 1, 3, 5। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इफ़ r इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। इफ़ r is equal to 3, therefore a is equal to 6q plus 3, and if r is equal to 5, therefore a is equal to 6q plus 5. Okay, these are पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके, तो आपने इसको जो है कि ऑब्टेन कर लिया, इस तरीके से आपको ऑब्टेन करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है। आप चाहें तो 0, 2 और 4 को भी रख कर वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसको आपको सेपरेट कर दिखाना पड़ेगा कि वो क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, ये जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ओके, इंटीजर्स हैं। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Use Euclid's division lemma to show that square of any positive integer. Here we are using word square of any positive integer is either of the form 3m और 3m plus 1, या तो वो 3m होगा या 3m plus 1 होगा। तो चलिए करते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। ओके,
which is divisible by 3a and b is equal to 3. ओके, देन रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा a is equal to bq plus r. So therefore we can write a is equal to 3q plus r, where r is greater than equal 0 and less than 3. It means r can be 1, 2, 0, 1, 2. Okay, therefore r is equal to 0, 1 and 2. So हम क्या लिख सकते हैं, so a is equal to 0 होगा तो क्या होगा भाई 3q, 1 होगा तो क्या होगा 3q प्लस 1 और 2 होगा तो क्या होगा 3q प्लस 2. ओके, 3q प्लस 2. लेकिन हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. ओके, सो m आप देख सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर की बात की गई है, तो हम क्या पता कर सकते हैं, व्हेन a इज़ इक्वल टू 3q, सो हम इसका स्क्वायर कर देंगे. सो a स्क्वायर ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर ऑफ 3q. ओके, सो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर. ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको जो है कि ध्यान देना है. सो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 9 को आप स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, 3 इंटू 3q स्क्वायर. ओके, अब इस 3q स्क्वायर को आप कुछ नया वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, आप कह सकते हैं उसको m. ओके, सो लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m आपने कंसिडर कर लिया है. ठीक है, इस तरीके से हम दूसरा पता करेंगे, व्हेन 3q a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1, 3q प्लस 1. तो व्हाट इज़ 3q प्लस 1, तो दोबारा यहाँ पे स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स के. a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, क्या देखा भाई 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. ओके, तो यहाँ पे आप फिर से इन दोनों टर्म्स से 3 कॉमन ले सकते हैं. 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. और अगेन इस आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं m. सो यहाँ पर फिर से आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1. ओके, वेयर आपने क्या किया 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m कंसिडर कर लिया. इसी तरीके से हम देख सकते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे. a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 4. ओके, तो अभी आप ध्यान दीजिए, इस 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में. सो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1. अब इन तीनों टर्म्स से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. ओके, प्लस 1. फिर ये आर्बिट्री वैल्यू है, इसको आप कुछ कंसिडर कर लेंगे. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर आपने क्या माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m. ओके, सो आपने प्रूफ कर दिया, या तो जो है वो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा. तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थियोरी बेस्ड है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता होगा. So now the new topic we are going to discuss fundamental theorem of arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic.
Okay, what is fundamental theorem of arithmetic? As you all know very well about this is actually unique prime factorization method. For example, जैसे आप क्या करते हैं भाई, 25, तो 25 को आप क्या कर सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, सो यू कैन राइट 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5. आप क्या करते हैं, आप करते हैं 40. ओके, सो 40 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. सो आप इसे लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. ओके, तो सेम थिंग है यहाँ पर फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर एनी कंपोजिट नंबर, फॉर एनी कंपोजिट नंबर for every composite number can be expressed as a unique prime numbers, unique prime numbers, है ना, एक्सेप्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर, द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर. ओके, तो ये आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक है. डेफिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, वर्डिंग चेंज हो सकती है. ओके, तो यहाँ पर हमको समझना क्या है, यहाँ दो नए वर्ड आ रहे हैं. मुझे मालूम है आप में से बहुत से बच्चों को मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. नंबर्स के बहुत से जो है कि फैक्टर्स होते हैं, नंबर्स के बहुत से डिफरेंट जो है कि आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो उन प्रॉपर्टीज़ में ये दो प्रॉपर्टीज़ है, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर. ओके, एक और प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है को प्राइम नंबर. तो व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर दो या उससे ज़्यादा हों. ओके, दो से ज़्यादा हों. इफ़ एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. जैसे 9 के क्या क्या फैक्टर है, 1 इसका खुद फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ 9, factor of 9, 1, 3 and 9 itself. So how many factors are there of 9? So definitely more than 2 factor. तो जिस भी नंबर के more than 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, अगला चलते हैं. प्राइम. प्राइम किसे बोलेंगे भाई, फैक्टर ऑफ 11. सो व्हाट आर द पॉसिबल फैक्टर? 1 के टेबल में आ सकता है, इट मीन्स 1 इज़ द फैक्टर, बिकॉज 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड 11 itself. नाउ यू कैन सी हियर बोथ, है ना, 11 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड itself, सो देयरफॉर इट इज़ अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स केवल 1 हो और वो खुद हो. एक और आता है को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर का मतलब हम यहाँ पर दो नंबर्स को कंपेयर कराते हैं. को प्राइम क्या है, अगर दो नंबर के कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा. ओके, दो नंबर का कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा तो वो को प्राइम नंबर होगा. फॉर एग्जांपल 2 and 3. 2 and 3 का कॉमन फैक्टर देखिए, 2 का फैक्टर 1 and 2, 3 का फैक्टर 1 and 3. तो व्हाट इज़ कॉमन फैक्टर? कॉमन फैक्टर इज़ 1. सो देयरफॉर 2 and 3 को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये को प्राइम है, यानी इसका केवल कॉमन फैक्टर 1 है. यानी किसी भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर अगर 1 होगा तो उन दोनों नंबर को को प्राइम नंबर बोलेंगे. मैंने इसलिए बता दिया कि आगे हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करने वाले हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक आप समझ गए. इट इज़ नथिंग
it is just unique prime factorization method. Okay, so let's see, we are going to do questions. Now this is the question of your exercise 1.2, express each number as a product of its prime. Okay, तो यहाँ पे बहुत से मेथड है. यहाँ पे जनरल मेथड आप जो यूज़ कर सकते हो वो जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बट अगर कभी बोल दिया कि आप फैक्टर ट्री मेथड का इस्तेमाल कीजिए, फैक्टर ट्री मेथड. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत सिंपल है. आप पहले लिखेंगे 140 और इसके 2 ब्रांचेस निकाल देंगे और 140 को कंसिडर करेंगे इवन है या ऑड है. तो ये इवन है, डेफिनेटली 2 से ये कैंसिल होगा. तो 2 और कितने टाइम में मल्टीप्लाई करने पे 140 आएगा, 2 7 जा एंड 0, तो 17 2 जा. ओके, तो 2 अब प्राइम नंबर हो चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते. जो हमारा कंपोजिट नंबर है उसका फिर से हम ब्रांच निकालेंगे. ओके, 70 इज़ ऑल्सो ए इवन नंबर, सो यहाँ पर भी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं. 35 2 जा 70, अगेन 2 इज़, यानी लेफ़्ट वाला जो ब्रांच है वो हमारा क्या दे रहा है, वो हमें प्राइम नंबर दे रहा है. राइट वाला ब्रांच हमें कंपोजिट नंबर दे रहा है. जब तक कि सारा प्राइम नंबर ना हो जाए हम इस प्रोसीजर को बढ़ाते रहेंगे. ओके, एंड 5 7 जा 35. अब आप देखें लास्ट वाले ब्रांच में दोनों जो ब्रांच है वो क्या हो गया भाई, प्राइम नंबर हो गया. 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इज़ ऑल्सो ए प्राइम नंबर. सो वी कैन राइट 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7. ओके, so this is the method you can use to solve. We can see some more problem like 156, second part 156. okay, तो 156 को आप कैसे दिखाएंगे, सेम मेथड को हम फॉलो करते हैं, फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड में सबसे पहला काम हम 156 लिखेंगे और इसके ब्रांचेस जो है कि निकालेंगे. इसका ब्रांच क्या है, तो डेफिनेटली 156 इज़ कंपोजिट एज वेल एज इवन, सो 2 से ये जाएगा. 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 78 इज़ ऑल्सो इवन, सो 2 3 जा 2 9 जा 39 इज़ ऑड, सो देयरफॉर इट विल goes by 3, so 3 1 ja and 3 9 ja, and last one is 13 is also a prime number. Now we can write 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. तो यही हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक है. इट मीन्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए यूनिक प्राइम नंबर. ओके, आई होप कि आपको अर्थमेटिक फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now this is the second question. Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM, the product of LCM and HCF is equal to the product of given two number. Okay, so first of all how will we do it? हम कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहला काम 26 के आप फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक अपनाएंगे, यानी इसके सारे पॉसिबल फैक्टर लिख लेंगे. ओके, तो सारा पॉसिबल फैक्टर या तो ट्री मेथड से आप लिख लीजिए या ऐसे कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली कर लीजिए. तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 13, 2 into 13, 13 2 जा 26, 13 और 2 दोनों प्राइम नंबर है. 91 को भी लिख लेते हैं, 7 एंड 13. ओके, 13 7 जा 91. तो हमने जो है कि लिख लिया. SCF जो होता है, SCF ध्यान दीजिए, SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉमन फैक्टर. अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 13. ओके, सो SCF ऑफ 26 एंड 91 बिकम्स 13. एलसीएम कैसे निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है भाई, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो भी कॉमन है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे. 26 91, तो इसमें सेपरेट क्या है, 2 है, फिर इसमें 7 है और दोनों में 13 है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है. तो हम पाएंगे 14 एंड 13 आ रहा है. 14 3 जा 42 कैरी 4 एंड 14 1 जा 14 4 182, तो इसका एलसीएम 182 आ रहा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दिस. यहाँ पे हमने मान लिया था a इज़ इक्वल टू 26,
या A इज़ इक्वल टू 91 एंड B इज़ इक्वल टू 26. ओके, यानी A हम हमेशा कंसिडर करते हैं ग्रेटर वैल्यू, इसलिए 91 हम लोगों ने मान लिया. आइए वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन SCF मल्टीप्लाई बाई LCM is equal to A into B. So what is SCF? SCF is 13. What is LCM? LCM is 182 is equal to A is 91 and B is 26. मल्टीप्लाई करते हैं. 13 0 0 13 8 जा आपका होगा 106 maybe, and 13 1 जा 13 and 106 का मतलब 10 हो जाएगा ना, सॉरी 104, और 10 कैरी बचेगा तो 13 1 जा 13 and 10 23. अभी राइट साइड में भी देखते हैं 91 and 26 के साथ 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 and 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6. ओके, एंड आई थिंक मल्टीप्लिकेशन में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एंड 8 5 वेट, yes, I have written wrong here because LCM is 182, so therefore problem is coming. okay, चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं, सुधार लेते हैं. ये 180 नहीं होगा, ये 182 होगा. कभी कभी होता है ऐसा, लिखने में आदमी गलत लिख देता है. तो A क्या है 26 है, सॉरी A क्या है 91 है एंड B क्या है 26 है. दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 and 2 106 कैरी 10, 13 1 जा 13 and 10 23. ओके, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 and 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 5 13 and 2. तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. अगर इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे हैंस वेरीफाइड. ओके, तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. Find the LCM and SCF of the following integer by applying prime factorization method, and the first part is 12, 15 and 21. ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. कैसे? 12 का जो है कि प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे. तो क्या क्या पॉसिबल प्राइम फैक्टर हैं 12 के? 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, 2 2 जा 4, 3 जा 12. 15 के पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 एंड 21 का 3 इंटू 7. ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम SCF पता करेंगे. सो व्हाट इज़ SCF? SCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़, तीनों में कॉमन क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, इसीलिए SCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज़ 3. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SCF? SCF इज़ दैट नंबर विच कैन बी डिवाइड ईच गिवन नंबर. ओके, तो सभी को 3 डिवाइड कर सकता है, आप चेक कर सकते हैं. इसके बाद हम LCM निकालेंगे. LCM क्या है? LCM आप जो है देख लें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे. 2 इंटू 2 जो सेपरेट होगा उसे भी, जो कॉमन होगा उसे सिंगल टाइम कंसिडर करना है. मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 एंड 6 7 जा 42. ओके, तो 420, इसका LCM क्या आ रहा है? 420. तो इस तरीके से आप आसानी से पता
कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो ट्री मेथड भी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट SCF इज 306, SCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। तो अभी हम लोगों ने देखा कि SCF और LCM में क्या रिलेशन है। ओके, तो उस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्या रिलेशन है भाई? SCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन्स A इंटू बी। ओके, तो हमें LCM पता करना है, तो दिस कंडीशन कैन बी रिटन इन द टर्म ऑफ LCM। इस कंडीशन को हम LCM के टर्म में लिख लेंगे। LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन में SCF। और अभी क्या करेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। A क्या है हमारा? 306 है। B क्या होगा? 657। आप A और B कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। और SCF क्या है? 9 है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। ओके, 9 7 जा 9 7 जा 63 एंड 2 बचेगा। 2 7 9 3 जा 27। ओके, तो ये 73 टाइम में कैंसिल हो गया। अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे 306 का 73 से। 6 3 जा 18 एंड 9, देन 7 6 जा 42 एंड 7 3 जा 21, 8 3 3 2 2। तो क्या रिज़ल्ट आ गया? 2 2 3 3 8। तो ये हमारा LCM आ रहा है। तो इस तरीके से हम LCM पता कर सकते हैं। कब? जब हमको SCF मालूम हो। ओके, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। Now this is the next question, that is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम 6n को एज्यूम कर लेंगे। ओके, क्या एज्यूम करेंगे? आइए देखते हैं। let us assume that 6 to the power n ends with the digit 0। ओके, मान लिया कि 6 टू द पावर n जो है n की जगह कोई भी पावर रखने पर वो उसका जो है कि एंड 0 आ रहा है। ठीक है, बट द प्राइम फैक्टर of 6 is 2 into 3। okay, so by prime factorization method of fundamental theorem of arithmetic, क्या बोलता है fundamental theorem of arithmetic? कि every composite number has a unique prime numbers। okay, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर हम 6 to the power n करते हैं तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। और आपको मालूम है कि 10 यानी अगर किसी डिजिट में 10 होता है तो वहाँ पे आप जो है कंसिडर कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर या उसका क्यूब या उसका पावर 4 5 रखने पर जो है कि 0 आएगा वंस प्लेस पे, या वो डिजिट जो है या वो नंबर 0 से एंड होगा। तो यहाँ पर 10 होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए थी? 5 होना चाहिए था। ओके, 5 होना चाहिए था, क्योंकि 2 तो है बट यहाँ पर 5 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n देयर इज है ना नन फैक्टर ऑफ 5। तो हियर 5 is not a factor। here 5 is not a factor of 6। okay, तो यहाँ पे 6 का 5 कोई फैक्टर नहीं है। सो आवर एजम्पशंस इज़ रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या हो गया भाई? गलत हो गया, क्योंकि आप देख लीजिए अगर किसी भी वैल्यू के फैक्टर, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 या 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 किस कंपोजिट नंबर का फैक्टर है? 2 इंटू 5 है 10 का। तो अगर हम इस पे स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
10 टू द पावर n, तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 रखने पर 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000 एक्सेट्रा। तो सभी नंबर्स एंड हो रहे हैं ज़ीरो से। ओके, इसी तरीके से हम कुछ और भी रख सकते हैं। तो ये कंपलसरी है कि जो भी नंबर हो उसका फैक्टर कम से कम 2 एंड 5 हो। तो यहाँ पे 2 तो मौजूद था मगर 5 नहीं था, इसीलिए इस नंबर का स्क्वायर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो से एंड हो। आई होप आप समझ गए होंगे। सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, hence 6 to the power n can't be and with 0, ठीक है, for any natural value of n, natural value of n, n पे कुछ भी आप पावर रख दें, n की जगह पर कुछ भी इंटीजर रख दें, तो 6 to the power n जो है कि 0 के साथ एंड नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ओके, तो कंपोजिट नंबर की आपको डेफिनेशन मैंने बताई। इफ़ एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। चलिए देखते हैं। तो पहला पार्ट 7 into 11 plus 13 7 into 11 into 13 plus 13 ये दिया हुआ है, एक नंबर है n। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे दो टर्म है, क्योंकि किसी भी एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करता है प्लस या माइनस का साइन। ओके, तो यहाँ पे दो टर्म है और दोनों टर्म्स में 13 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 77 1 78। तो आप देख सकते हैं hence it has more than 2 factors, therefore it is a composite number। ओके, 78 आप देख रहे हैं इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल नंबर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कैसे करें। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी। एक और थियरम है, थियरम 1.3 आपकी बुक में आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर वाली वैल्यू को सपोज कीजिए a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, सो a is also divisible by 2। ये एक थियरम है। इफ़ एनी स्क्वायर वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय एनी इंटीजर और एनी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट नॉर्मल वैल्यू या a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ओके, तो ये थियरम आपको अपने माइंड में रखना है और इसी थियरम की मदद से हम लोग जो है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पूरा खेल एजम्पशंस का है और कॉन्ट्राडिक्शन का है। सॉल्यूशन, आप मान लेंगे √5 रेशनल है। लेट अस एज्यूम √5 इज़ रेशनल। हमने मान लिया कि √5 क्या है, रेशनल है। सो देयरफॉर √5 कैन बी रिटन एज a बाई b। ओके, √5 कैन बी रिटन एज a बाई b where a and b are co-prime। ध्यान दीजिएगा, मैंने co-prime आपको बताया था, ठीक, यानी इनका एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5b इज़ इक्वल टू a। ओके, फिर लिखेंगे स्क्वायरिंग
स्क्वायरिंग बोथ साइड, या मैं साइड में लिख देता हूँ, स्पेस है ना, स्पेस चूँकि कम है, तो क्या आ जाएगा भाई 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, नाउ यू कैन सी 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 यहाँ प्रोडक्ट में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 5 डिवाइड, और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल, है ना, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है, बाय थियरम। एक स्टेटमेंट ये हो गया। अभी हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू सम मोर इंटीजर मान लेंगे। लेट a इज इक्वल टू 5c, कुछ और इंटीजर हमने मान लिया, वेयर c इज सम इंटीजर। तो अभी क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे आप, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। तो a की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, 5b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ये क्या देगा, 5b² इज इक्वल टू 25c²। तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, सो b² इज इक्वल टू 5c²। ओके, अगेन आप देखिए, इस 5 को अब आप इधर लाएंगे तो b² क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो दोबारा हम लिख सकते हैं हियर b² इज ऑल्सो, और b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, तो आप देखिए a भी डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बट आपने मान रखा है कि a और b क्या है, को प्राइम है, यानी उसका फैक्टर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप दिखाएंगे फाइनली हियर, ठीक है, देयरफॉर a एंड b have more than one factor, have 5 as a factor, a and b have 5 as a factor, so it contradict our assumption, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या था कि a और b क्या है, को प्राइम है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं a और b का एक फैक्टर 5 हो जा रहा है, इसीलिए हमारे माने गए बात को गलत साबित कर रहा है। तो देयरफॉर √5 इज है ना, इर्रेशनल, ऐसे आपको प्रूफ करना है, इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √5 की जगह √3, √2, √7 कुछ भी हो सकता है। ओके, सबसे पहला काम आप एज्यूम करेंगे √5 इज़ रेशनल, उसको आप इक्वेट करेंगे a बाई बी या p बाई q या जो भी आपकी वेरिएबल मन करे। वहाँ एक चीज़ ज़रूर लिखेंगे आप कि हियर लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर। फिर क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो है स्क्वायर एक वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, a² इज़ डिविजिबल बाय 5 एज वेल एज a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निक अपनाना है कि a की वैल्यू आप कुछ और इंटीजर्स मान लेंगे, बट कांस्टेंट आपका सेम होना चाहिए। a इज़ इक्वल टू 5c, वेयर c इज़ सम इंटीजर। तो अगेन उस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको b² इज़ इक्वल टू 5c मिलेगा। तो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, therefore a and b have the common factor 5, but it contradict our assumption. Why? Because हम लोगों ने मान रखा था a और b क्या है, को प्राइम है, so therefore √5 is irrational number. Okay,
सो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं वो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।